हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है। 28 जुलाई 2013 को जो पेपर हुआ था लेवल सेकंड वाला, उसके जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन चलते हैं साइकोलॉजी के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर 2, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1, कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो सबसे कम है वो देखना है अपन को। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, 1 नंबर, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चोम्स्की। दूसरा है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 3, भाषा विचार पर आधारित है, जीन पियाजे। और चौथा है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश 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 कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। दूसरा है जेंडर भूमिका दबाव। तीसरा है कि जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। और चौथा है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन नंबर पहला, कि शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, कि शिक्षार्थियों में व्यक्ति की विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थी को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वे भिन्न से बचा जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ये वाला, कि शिक्षिका को अपने संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। पहला है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। दूसरा है, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तीसरा है, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और चौथा है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 4th, कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अपन, कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश 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 के समान है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, और आकलन और सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सीखने के लिए आकलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। अंतरपरक अनुदेशन है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग। दूसरा है, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तीसरा है, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। और चौथा है, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अपन कि एक सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा है पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। और चौथा है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से डैश 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 के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला, शिक्षक की शिक्षण शैली। दूसरा, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। तीसरा, मंदबुद्धिता। और चौथा है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, एक समावेशी विद्यालय डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दूसरा, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तीसरा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? चौथा, क्या हम शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल कर उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहिर्मुखी और बहुत परिश्रमी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं उच्च अभिप्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। पहला ऑप्शन है साई बराबर 0, 2 साई माइनस 3 साई के बीच, 3 साई के बीच और साई माइनस 2 साई के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, 3 साई के बीच वाला भाग है ना। ये बीच वाला भाग है ना, ये बीच वाला भाग ये। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश 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 होती है तब वे जल्दी डैश 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 करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें, कक्ष में उपयोगी विस्मरण। दूसरा है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यय स्मरण। तीसरा है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। और चौथा है वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
कि वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, तब वे जल्दी सीख सकते हैं या जल्दी सीखा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। अपन देखते हैं अब इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। दूसरा देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। तीसरा है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। और चौथा है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। पहला है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा है जेबी वॉटसन, तीसरा एल्बर्ट बांडुरा, चौथा है जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 एल्बर्ट बांडुरा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश 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 कहा जा सकता है। ऑप्शन पहला प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, और चौथा है सामान्यकरण। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, पहला ऑप्शन देखते हैं अपन इसका कि अनुदेशन कार्य समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। तीसरा है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। चौथा है गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। पहला है प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित करना, दूसरा है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, तीसरा है समर्थन प्राप्त करना, और चौथा है विशिष्टताओं पर बल देना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 ऑप्शन नंबर 2 परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश 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 की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पहला उपलब्धि लक्ष्यों, दूसरा है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, तीसरा है पठन कौशल, और चौथा है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक उद्देश्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं अपन कि ए ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसीलिए पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और स अंग्रेजी विषय इसीलिए पढ़ता है क्योंकि वह प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो ए ब और स के उद्देश्य क्रमशः होंगे। पहला है निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा। ऑप्शन नंबर 2 निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। ऑप्शन नंबर 3 निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। चौथा है निपुणता निष्पादन उपेक्षा और निष्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 निपुणता
निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें टेस्ट 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 था या थी। पहला देखते हैं अपन, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। दूसरा है आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तीसरा है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। और चौथा है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? पहला है आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड और मौखिक भर्त्सना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, आंशिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23, 23वां क्वेश्चन, डैश 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 के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। दूसरा है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। तीसरा है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। और चौथा है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। चलते हैं 24 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मतलब निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो पहला ऑप्शन है इसमें शारीरिक विकास वातावरण। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। तीसरा है सामाजिक विकास वातावरण। और चौथा है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। दूसरा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तीसरा है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। और चौथा है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा ऑप्शन, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। चौथा है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि पिछले कुछ सदस्यों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश। देखते हैं। पहला विद्रोहियों का निरुत्साहित करना। दूसरा व्यक्तित्व विकास। तीसरा है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। और चौथा है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन, व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका एक समान 2 गिलासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है।
बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश 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 कठिनाई है। समायोजन की अहम केंद्रितता, विकेंद्रीकरण और पलटावी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं अपन कि करनेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास को किस अवस्था है? पहला परंपरागत, दूसरा पश्च परंपरागत, तीसरा है पूर्व परंपरागत, चौथा है परापरंपरागत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पश्च परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाएं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है पहला स्पीयरमैन जी कारक, दूसरा है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, और तीसरा है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, और चौथा है थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, अपन ने ये 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? तो अपने इस सेशन को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।